नमस्कार, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पर्धा स्टार। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स के रूप में घोषित किया गया है और इसकी पृष्ठभूमि भी यही है कि भारत सरकार के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर मतलब अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष या यूँ कह लें कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। आज मोटे अनाजों की चर्चा हो रही है। जानिए ये कौन से अनाज होते हैं और इन्हें क्यों माना जाता है काफ़ी फ़ायदेमंद। आइए तो हम चर्चा करेंगे कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है घोषित करने के पीछे की पृष्ठभूमि तो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार के विशेष आग्रह पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। देखिए, टाइप्स ऑफ मिलेट, वैसे तो दुनिया में मिलेट की 13 वैरायटीज़ मौजूद हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए 8 अनाजों का चयन किया गया है, जिसमें बाजरा, रागी, कुटकी, सवा, ज्वार, कंगनी, चेना और कोदो को शामिल किया गया है। और ये सब भारत के गांव में आसानी से इनकी खेती जो है वो देखी जा सकती है। कुछ तो विलुप्त प्राय हो गए हैं, इनकी खेती अब किसानों के द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन आज भी गांव में अधिकांश जो है इन 8 में से कई खेती प्रचलन में हैं और इन्हें अभी वर्तमान में जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, इसमें इन्हीं 8 अनाजों को श्री अन्न का नाम जो है दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो आइए हम श्री अन्न के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इसकी उत्सुकता हम सभी के मन में है कि आखिरकार मोटे अनाजों को लेकर के सरकार इतनी गंभीर क्यों है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पहल क्यों हो रही है, आखिरकार इनसे क्या फ़ायदे हैं, है ना, और इनको विलुप्त होने से सरकार बचाना क्यों चाहती है। आइए इन पहलुओं पर ही आज हम चर्चा करते हैं। भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। देखिए, भारत ने प्रस्तावित किया, 72 देशों ने इसको सपोर्ट किया, तब जाकर के जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसने इस ईयर को जो है मिलेट ईयर घोषित किया है। भारत में भी इसको लेकर कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ राज्य सरकारें किसानों को मोटे अनाज उगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो वहीं लोगों को थाली तक इसे पहुंचाने के लिए भी जागरूकता किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अभी तक इनके बारे में जानकारी नहीं है। ख़ास तौर पर शहरों में गेहूं और चावल ज़्यादा प्रचलन में हैं। देखिए, वर्तमान में जो है फैशन का युग है और चावल और गेहूं जो यही ज़्यादा प्रचलन में हैं। ये स्वादिष्ट होते हैं और स्वादिष्ट होने के कारण लोग इसका ही खाने में उपयोग करते हैं। लेकिन चूँकि मोटे अनाजों में भी काफ़ी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, तो इसके बारे में जो है आम आवाम को जागरूक किया जा रहा है कि इन मोटे अनाजों को भी अपने थाली में शामिल करें। ऐसे में लोगों की थालियों तक 8 प्रकार के पोषक अनाजों को पहुंचाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती को आसान बनाने के लिए मिलेट के प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, मोटे अनाजों से जो प्रोसेसिंग के बाद जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, तो इनको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो है आज के फैशन के इस युग में जो शहरी संस्कृति है, तो शहरी संस्कृति के लोग भी इसको अपना सकें, आसानी से अडॉप्ट कर सकें। ये फूड प्रोडक्ट उन 8 मोटे अनाजों से बनाए जाएंगे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष
2023 के लिए चिन्हित किया गया है। अभी मैंने जिन 8 अनाजों को गिनाया था, उन्हीं 8 अनाजों से जो है ये फूड प्रोसेसिंग करके और ये प्रोसेस्ड फूड तैयार किए जा रहे हैं और उनकी इंटरनेशनल जो है ब्रांडिंग करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस आर्टिकल में आपको पोषण से भरपूर इन्हीं 8 मोटे अनाजों की जानकारी दी जाएगी। चलिए बारी बारी से हम लोग चर्चा करते हैं। पहले बाजरे की चर्चा कर लेते हैं। बाजरा एक सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला और खाए जाने वाला मोटा अनाज है, जिसकी सबसे ज़्यादा खेती भारत और अफ्रीका में की जाती है। बाजरा को कई इलाकों में बजरी और कम्बू के नाम से भी जानते हैं। बाजरा को हर तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। कम सिंचाई वाले इलाकों के लिए बाजरा की फसल जो है वरदान है। बाजरा को हम पर्ल मिलेट भी कहते हैं और जहाँ पर इरिगेशन की सुविधा नहीं है वहाँ के लिए ये वरदान माना जाता है, क्योंकि ये कम सिंचाई में ही ये अच्छी फसल हो जाती है इसकी। इससे मोटे दानों को अलग करने के बाद पशु चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इससे दाने तो मिलते ही हैं, साथ में जो है पशुओं के लिए चारा भी मिल जाता है। इतना ही नहीं, बाजरे के फसल अवशेषों से जैव ईंधन भी बनाया जाता है। तो इसके जो अवशेष बच जाते हैं तो उससे दाने निकाल लिए, इसके बाद जो अवशेष बचे तो उसको सड़ा करके जो है जैव ईंधन भी बनाया जाता है। प्रोटीन, फाइबर, एमिनो एसिड समेत कई न्यूट्रिएंट्स से भरपूर इस मिलेट से ब्रेड बनते हैं, दलिया बनती है, कुकीज़ बनते हैं समेत कई व्यंजन बनाए जाते हैं। तो इससे देखिए रोटियां बनाई जाती हैं, दलिया बनाई जाती है और जो कुकीज़ आप खाते हैं ब्रांडेड कुकीज़, वो सभी में मिलेट्स जो है का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। इसके बाद हम रागी की बात करें। रागी को देसी भाषा में नचनी भी कहते हैं। इस अनाज का रंग लाल भूरा और स्वाद अखरोट जैसा होता है। रागी को भी सूखा और कम पानी वाले इलाकों में उगाया जा सकता है। यह अनाज हर तरह की मिट्टी में पैदा होकर भी प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी जैसे कई गुणों से भरपूर होता है। देखिए इसको कम पानी में उगाया जा सकता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये देखिए इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन बी है। तो जिसको हम मोटा अनाज कह करके स्वादिष्ट न बता करके परित्याग कर देते हैं, देखिए उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसके नियमित सेवन से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। आज भारत के साथ पूरे एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में रागी, जिसे फिंगर मिलेट कहते हैं, की खेती की जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी मात्रा में हैं और ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। अब आते हैं कंगनी। कंगनी को एशियाई देशों में उगाया जाता है। इस मिलेट का दाना पीला होता है, जिसे दलिया से लेकर पुलाव जैसे कई व्यंजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कम बारिश वाले इलाकों में उगने वाली कंगनी, जिसको कि हम फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। कंगनी का स्वाद भी काफ़ी हद तक अखरोट की तरह ही होता है। इसका स्वाद भी अखरोट की तरह मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भी प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, देखिए कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें अन्य जगहों से नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस मोटे अनाज के उपयोग से हमें ये मिल सकते हैं। इसकी दलिया और पुलाव जो है बनाई जाती है। चेना। चेना एक ऐसा मोटा अनाज है जो पूरी दुनिया में उगाया जाता है। भारत के साथ साथ यूरोप, चीन और अमेरिका में भी इससे सूप बनते हैं, दलिया बनती है और नूडल्स बनाए जाते हैं। यह मिलेट फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। साथ ही चेना, जिसको हम प्रोशो मिलेट कहते हैं, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, आयरन और जिंक समेत कई विटामिन
और खनिजों का मेन सोर्स है। आप देख सकते हैं कि इन मोटे अनाजों में कितने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए बेहद आवश्यक है। सावा को देश के अलग अलग इलाकों में उडालू या झंगोरा के नाम से भी जानते हैं। सावा का इतिहास भी बाकी मोटे अनाजों की तरह हजारों साल पुराना है। इसमें मौजूद पोषक तत्व फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी आदि शरीर को खास एनर्जी देते हैं। इसके नियमित सेवन से सूजन, हार्ट डिजीज और डायबिटीज़ का खतरा भी कम होता है। देखिए, यदि कोई इसका नियमित सेवन करता है तो इससे स्वेलिंग की समस्या नहीं होगी, हृदय रोग नहीं होंगे और डायबिटीज़ का खतरा भी कम होता है। किसान भी सावा उगाना बेहद पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कीट या बीमारियां लगने का खतरा नहीं होता। देखिए, इन फसलों की खेती करना भी बेहद आसान है। एक तो इनमें पटवन की आवश्यकता बहुत कम होती है और दूसरे ये इसमें कीट नहीं लगते और बीमारियां लगने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो इसलिए लागत जो है किसानों की बहुत कम आती है। इसे कम लागत में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो कहीं से कम नहीं हैं और इनका उपयोग यदि खाने में किया जाए तो बहुत सारे पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। अब आते हैं ज्वार की बात करते हैं। मिनरल, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और आयरन समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर ज्वार के दानों को लोग भून कर खाते हैं। ज्वार के आटे से बना काजल आँखों को ठंडक देता है और कई रोगों को भी दूर करता है। खांसी जुकाम होने पर ज्वार के दानों को गुड़ में मिलाकर खाया जाता है। देखिए, कितनी औषधीय गुणों से भी भरपूर है ये मोटे अनाज। ये देखिए, इनसे जो है, इस पहली बात है कि ज्वार को भून करके खाते हैं लोग। इसके बाद इसके काजल भी बनाए जाते हैं ज्वार के आटे से, जो कि आँखों के लिए बहुत ही ठंडक प्रदान करने वाले होते हैं। इसके साथ ही खांसी जुकाम होने पर जो है, ज्वार के दानों को यदि आप गुड़ में मिलाकर खाते हैं तो इससे खांसी जुकाम भी ठीक हो जाता है। कुटकी के ज़्यादातर गुण चेना से मिलते हैं। इसकी खेती करना किसानों के लिए जितना आसान है, इसके सेवन से भी उतने फ़ायदे हैं। कुटकी की फसल 65 से 75 दिनों में पक जाती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में कुटकी, जिसको कि हम लिटिल मिलेट कहते हैं, को असरदार माना जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। देखिए, कुटकी जो है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद है ये मोटा अनाज, कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी जो है ये उसको कंट्रोल करता है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। चलिए, इसके बाद कोदो। देखिए, कोदो आमतौर पर जो है ग्रामीण इलाकों में इसकी खेती की जाती थी। अब हालांकि इसकी खेती कम होते जा रही है और ये एक सस्ता और मोटा अनाज माना जाता है। इसीलिए आपने मुहावरों में प्रायः लोगों को कहते सुना होगा कि कोदो देकर पढ़े हो क्या। मतलब कोदो देना का मतलब कि कोई सस्ती चीज़ है ना। तो कोदो जिसे सस्ती चीज़ लोग मानते हैं, वास्तव में ये एक काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर जो है मोटा अनाज है। कोदो एक पारंपरिक अनाज है जिसे केद्रव भी कहते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर कोदो के दाने काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन इसकी फसल धान की तरह ही लगती है। लाल भूरे रंग के कोदो के दानों में, देखिए, इसके जो दाने होते हैं वो रेड ब्राउन होते हैं। ये कैंसर, मधुमेह, ओप, पेट के रोग दूर करने की शक्ति है। देखिए, इसमें कैंसर, मधुमेह और पेट के रोगों को दूर करने की भी शक्ति है। इसमें मौजूद प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।